What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रसाद स्कीम के बारे में। आप लोगों से डायरेक्ट भी कोई बात करे प्रसाद क्या होता है, बेसिकली अगर आप लोग किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं तो वहां से आप लोगों को प्रसाद मिलता है, तो उसके नाम पर भी आप लोगों से डायरेक्ट कोई बात करें प्रसाद स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये किसी न किसी रिलीजियस प्लेस के बारे में बात कर रहा है। तो दो स्टेटमेंट है, राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया कि यहां पर जो प्रसाद स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा फोकस दी गई स्कीम है, जो कि डेवलपमेंट करने की बात करती है जो भी साइट है, खासकर रिलीजियस टूरिज्म की बात की जा रही है। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं ना, अगर बात करें तो हमारी कंट्री में चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लीजिए, चाहे हिंदू कम्युनिटी की, चाहे सिख की, चाहे क्रिश्चियन, ईसाई, किसी की भी आप लोग बात कर लीजिए, तो आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग सबके रिलीजियस प्लेस होते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर जो बोला जा रहा है, द पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव, यह है प्रसाद की फुल फॉर्म। तो ये एक पर्पज है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाई जा सके। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करती है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर होगा यहां पर इसका वो होगा सी। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहले प्रसाद स्कीम है, ये यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। दूसरा जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। यहां पर आप लोग किसी और मिनिस्ट्री का नाम दिया जा सकता था, होम मिनिस्ट्री आप लोगों से बोली जा सकती थी, या फिर कोई दूसरी मिनिस्ट्री का नाम दिया जा सकता था। तो ये बातें भी आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। तो यहां पर बेसिक फंडा ये है कि टूरिस्ट एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आप लोग अगर बात करें, देखिए अगर आप लोग स्कीम का नाम भी पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा सा कि किसके बारे में है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी, तो यहां पर इंसान का नाम हो गया। ग्रामीण कौशल, तो ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी कि एक तरीके से कौशल्य मतलब स्किल की बात की जा रही है, तो उसकी योजना है यहाँ पर। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो विजन है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये ट्रांसफॉर्म कर रही है जो रूरल यानी कि गांव के जो पुअर यूथ हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे आर्थिक रूप से, और ग्लोबली रिलेवेंट वर्क फोर्स भी तैयार की जा रही है। यानी कि ऐसी वर्क फोर्स तैयार की जा रही है कि हमारी कंट्री के लोग बाहर भी जाकर काम करें तो उनको कोई प्रॉब्लम न देखने को मिले। यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इसका जो टारगेट है वो है एज यूथ, 15 से लेकर 40 के बीच में जो यूथ हैं उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ये ग्रामीण कौशल्य योजना है, यहां पर ये एक तरीके से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक पार्ट है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक तरीका मिशन है जिसमें आप जो खासकर गांव के एरिया में कैसे आप लोगों को ये एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया वन एंड टू, सी में बोला गया वन एंड थ्री, डी में बोला गया टू एंड थ्री। सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी। पहले आप लोगों को जैसे मैंने बताया, आप लोग क्वेश्चन सुनने के बाद में वीडियो का अपना खुद का आंसर दिया कीजिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसके बाद में आप लोग आंसर देखा कीजिए, या फिर आप लोग अपना आंसर पोस्ट करने के बाद में ही आंसर आप लोग देखिए, वीडियो को चाहे पॉज भी ना करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखें। तो आंसर यहां पर सी हो गया। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। सेकंड में जो बोला गया एज, ये है यहां पर 15 से लेकर 35 तक, ये यहां पर एज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 15 से 35 तक के बीच के जो यंग जनरेशन है उसको कैसे गांव के लोगों को डेवलपमेंट करके, स्किल डेवलपमेंट करके उनको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, और वो भी ऐसा इंप्लॉयमेंट अगर स्किल की बात की जाए ताकि वर्ल्ड लेवल पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले अगर कोई बाहर किसी कंट्री में बाहर जाकर वो काम करते हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली काफी न्यूज में बात की जा रही है कोड ऑफ वेज बिल 2019 के बारे में, यानी कि वेतन विधेयक आप लोग बोल सकते हैं 2019 का, उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है ये एक तरीके से यहाँ पर जो चेंज करने वाला है, यहाँ पर एमएलगम जो है एमएलगेमेशन, यानी कि जो इसमें जो आप लोगों को सहमति देखने को मिलेगी, ये पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 यानी कि 1936 का है, और यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 1948 का है। ओनली इन दो को यहाँ पर ये चेंज करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है वेज इंक्लूड करता है सैलरी या फिर अलाउंसेज, यानी कि भत्ते जो दिए जाते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और यहाँ पर कंपोनेंट जो एक्सप्रेस करता है मॉनेटरी टर्म में, पर लेकिन ये इंक्लूड नहीं करता है अगर किसी को बोनस आप लोग देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा अगर किसी को देते हैं वो ये इंक्लूड नहीं करता है, जैसे कि ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह या फिर अमंग अदर जो भी चीजें हैं, यानी कि कोई कहीं पर जा रहा है तो आप लोग हो सकता है उसको वहां पर खर्चा देते हैं, जो भी चीजें हैं रहने के लिए, वो सारी यहाँ पर इसके अंदर नहीं आता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, वन और टू, या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है इसके यहाँ पर ये है बेसिकली बी। रीजन क्या है? रीजन ये फर्स्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जहां पर ओनली वगैरह लिखा हुआ जाए वहां पर आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की गई है उस क्वेश्चन के अंदर में। तो नॉर्मली ये 99.9% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्या क्या आता है यहाँ पर? तो कोड ऑफ द वेज बिल यानी कि वेतन विधेयक 2019 में क्या क्या बातें हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले तो वेज एक्ट 1936, फिर बात की जा रही है मिनिमम वेज एक्ट 1948, फिर बात की जा रही है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो चार को यहां पर चेंज करने की बात की जा रही है, तो टोटल यहां पर देखने को मिलेगा, और इसके बेस पर एक खाका तैयार किया जाएगा ताकि फिर राज्य गवर्नमेंट भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में डिसीजन ले सके इससे रिलेटेड, ठीक है। और बाकी ये जो बात की जा रही है नीचे, यहां पर ये बोनस वगैरह ये इंक्लूड नहीं होता है, बेसिकली एक सैलरी, अलाउंसेज और जो भी कंपोनेंट है मॉनेटरी से रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ट्रेवल कितनी दूर कर कौन आदमी जा रहा है उसके लिए क्या पैसा दे रहे हैं उनको आप लोग ढंग से चेक नहीं कर पाएंगे, उसमें काफी धांधलेबाजी होती है नजर आ सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सही आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये पीएम, देखिए यहां पर काफी इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोग देखते हैं पीएम बीजेपी। तो यहां पर बीजेपी की बात नहीं की जा रही है, ये भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में बात करिए, भारतीय जन औषधि नहीं औषधि औषधि, ठीक है, जो दवाई होती है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को छाटनी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि पीएम बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये एक तरह का कैंपेन है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो पीएम बीजेके यहाँ पर हो गया केंद्र, पी यहाँ पर परियोजना नहीं है, केंद्र, यानी कि जो इससे रिलेटेड जो केंद्र बनाए जाएंगे वो यहाँ पर जेनरिक दवाई देंगे। जेनरिक दवाई क्या होती है? एक तो दवाई वो होती है जिनके ऊपर रॉयल्टी लगती है, स्टैंडर्ड दवाई जिसको आप लोग बोलते हैं, कंपनी की दवाई जिसको आप लोग बोलते हैं, वो हमेशा महंगी आती है। पर लेकिन जब उसी दवाई का जो सोल्ट होता है वो यूज करके ये दूसरी दवाई यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है, तो यहाँ पर एक तरीके से पेटेंट जब खत्म हो जाता है तो जेनरिक दवाई में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर वो 1000 रुपए की दवाई आप लोगों को देखने को मिल रही है तो वही दवाई 100 की मिल जाएगी। तो ये जेनरिक दवाई होती है, तो गरीबों के लिए काफी अच्छा साधन है, खासकर जिनके पास में ज्यादा मनी नहीं है, कम से कम वो भी इलाज करा सकें। तो ये केंद्र सेटअप किए जा रहे हैं यहाँ पर। और अभी रिसेंटली आप लोगों को शायद याद होगा, अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया था, चलिए बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं वरना आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। यहां पर बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा इंप्लीमेंट की जो नीति आयोग है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है इसका ये है यहाँ पर ए, यानी कि 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, पर थर्ड गलत हो गई यहाँ पर। पहले तो आप लोग वो सुन लीजिए जो मैं बात बोलने वाला था। अभी रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी डॉक्टर होते हैं वो दवाई लिखेंगे जो कि जेनरिक दवाई होंगी, कोई स्टैंडर्ड दवाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे जो मरीज है उसकी पॉकेट पर काफी ज्यादा खर्चे का दबाव पड़ता है और कई बार फैमिली काफी प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये भी कई बार न्यूज में रहता है, तो ये इसलिए कोशिश करो कि यहाँ से एक दवाई खरीदो। पर लेकिन ये भी न्यूज में था रिसेंटली अभी कि सब स्टैंडर्ड दवाई देखने को मिलती है, अप टू द मार्क दवाई नहीं है, तो दोनों ही प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, यहाँ पर ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पर, ठीक है, जो इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाली है पूरी कंट्री में। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सचेंज मार्केट के बारे में और ओवर काउंटर मार्केट के बारे में। ये दोनों टाइप के एक तरीके के उदाहरण है आप लोगों के सामने। किस तरीके के? फ्लोटिंग मार्केट के बारे में, रिस्की मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में, या फिर प्राइमरी मार्केट के बारे में। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर है इसके यहाँ पर सी। ये सेकेंडरी मार्केट के उदाहरण है दोनों,
एक्सचेंज मार्केट की बात जो करते हैं यहाँ पर, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की आप लोग बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। हमारी कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट है, इसमें एक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेलर और बायर का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं रहता है, इनके डायरेक्ट एक दूसरे से पर्सनली नहीं मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में काम होता है, ठीक है। बाकी अगर ओवर द काउंटर की बात करें तो नो सेंट्रलाइज प्लेस यहाँ पर कोई नहीं रहता है। जो मार्केट होता है यहाँ पर वो प्रिंसिपल ट्रेडिंग अमंग देमसेल्फ, यानी कि आपस में करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके के जो उदाहरण है ये सेकेंडरी मार्केट के उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है दस्तक कैंपेन के बारे में। तो ये कैंपेन किससे रिलेटेड है, क्या बातें हैं, ये स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर आप लोगों से पूछा गया है। पहले बोला गया कि लार्ज स्केल यहाँ पर कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है और जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज है, ये दो बीमारियों को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। दूसरा बोला गया कि ये कैंपेन का जो एम है ये अवेयरनेस फैलाने की बात करता है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में। तीसरा बोला जा रहा है कि सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 only, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? जो सही आंसर है वो इसका ओनली 2 सही। रीजन क्या है, जो फर्स्ट आंसर में बिहार गवर्नमेंट बोला गया है, तो ये बिहार गवर्नमेंट का नहीं, ये योगी जी का कैंपेन है, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है यहाँ पर, जिसमें दस्तक एक से बोल रहे खटखटाना घर को जाकर और हाँ उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है, कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। दूसरी बात जो बोली गई यहाँ पर, ये अवेयरनेस फैला रहा है दोनों बीमारी के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा सही है बिल्कुल, दोनों बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। जो 75 डिस्ट्रिक्ट है सबको यहाँ पर इसके अंदर कवर किया जाएगा। तीसरा जो बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है इसको, नहीं ये यूनिसेफ इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यूनिसेफ यहां पर इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, खासकर जो कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ये स्ट्रम अटागा के बारे में। तो ये क्या है, बेसिकली बोला जा रहा है कि आइलैंड है कैरेबियन सी में, एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप है, नेक्स्ट बोला जा रहा है ड्रोन हेलीकॉप्टर है, तीसरा बोला रहा है एंटी टैंक मिसाइल है। तो ए बी सी या फिर डी, तो क्या है ये आंसर आप लोगों को बताना है। आंसर है इसका यहाँ पर डी, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। अभी इंडिया के द्वारा डील किया गया रशिया के साथ में स्ट्रम अटैका एंटी टैंक मिसाइल के लिए यहाँ पर जो मिसाइल है हमारी कंट्री में एयर फोर्स को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। किसके साथ में साइन किया गया है, ये किया गया है रशिया के साथ में साइन, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2018 में यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बोला जा रहा है कि जो डेजर्ट वाला जो एरिया होता है बेसिकली, यानी कि जो मरुस्थली वाला एरिया होता है, रेगिस्तान वाला, वहां पर जो किस तरीके का मॉडिफिकेशन आप लोगों को पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात की जा रही है और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंटरेस्टिंग है, कॉमन सेंस से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी भी घूमे होंगे इधर उधर तो थोड़ा सा आप लोग इसको ऑब्जर्व भी किया होगा आप लोगों ने। पहले बोला गया कि जो यहाँ पर पत्तियां होती हैं, बोला जा रहा है पहले तो इसका जो सरफेस होता है, जो पत्तियां होती हैं वो हार्ड एंड द वैक्सी होती हैं, ठीक है, यानी कि वैक्स टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को उसकी लीव्स देखने को मिलेगी। दूसरा बोला गया पत्तियां जो होती है वो काफी छोटी होती हैं। तीसरा बोला गया थ्रोन इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ये कांटे देखने को मिलेंगे पत्तियों के बजाय। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला गया 2 and 3, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सही आंसर है इसका बेसिकली वो है यहाँ पर डी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, देखिए जैसे आप लोग रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां पर पत्तियां जो है वो एक तो टफ देखने को मिलेंगी, थोड़ी हार्ड, एक इसके अलावा उनकी जो चिकनी थोड़ी पत्तियां देखने को मिलेंगी। रीजन क्या है? रीजन ये है नेचर इसी तरीके का क्रिएशन वहां पर करती है ताकि ये आज की डेट में जो वैक्स यहाँ पर जो देखने को मिलता है, जो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर पानी उसमें से कम बाहर जा सके, यानी कि पानी को सेव करने की बात की जाती है। बड़ी बड़ी पत्तियां रहेंगी तो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो पत्तियां जो रहती हैं वो काफी छोटी रहती हैं और जहां पत्तियों की जगह कई बार आप लोग कांटे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कहां पर कौन से पौधे होते हैं? ये वो होते हैं जो कि रेगिस्तानी इलाके में जो पेड़ होते हैं, क्योंकि बेसिक फंडा ये है यहाँ पर कि इस तरीके के पेड़ इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पर पानी बहुत कम होता है और पेड़ के अंदर पानी जो होता है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सेव किया जाता है अपने आप को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आप लोग बोल सकते हैं कि प्रकृति का एक तरीके का यहाँ पर ये इस तरीके का एरिया क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है बिमल जालन कमेटी के बारे में, जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई थी। तो किससे रिलेटेड थी यहाँ पर? ये पहला बोला गया इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, दूसरा बोला गया प्रिजनर रिफॉर्म, यानी कि जो जेल में रिफॉर्म किए जाते हैं, तीसरा बोला गया इलेक्ट्रोल रिफॉर्म, चौथा बोला गया काउंटर टेररिज्म।
तो कौन से मैटर को टैकल करने के लिए बिमल जालन कमेटी का यहाँ पर चयन अभी किया गया था, इनके बनाई गई थी? सही स्टेटमेंट आप लोग बताइए। जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है इसका ए। ये एग्जैक्ट जो टर्म है यहाँ पर ये है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, यानी कि एक तरीका फ्रेमवर्क तैयार करना था यहाँ पर जिसके तहत जो आरबीआई के पास में सरप्लस यहाँ पर जो भी पैसा था वो यहाँ पर गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की बात की गई थी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली फंडा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसको टर्म जो यूज किया गया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, तो ईसीएफ ये टर्म यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका था कि बिमल जालन कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई किसके लिए, जो गवर्नमेंट के पास में सरप्लस, वो आरबीआई के पास में सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करे। पर लेकिन एग्जैक्ट टर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो बोला गया है फाइनेंस कमीशन जो होता है वो यहाँ पर ये इसके बारे में स्टेटमेंट है। फाइनेंस कमीशन बोला गया है कि यहाँ पर ये एवरी ईयर अपॉइंट किया जाता है और यहाँ पर चेयरमैन और आप लोगों को 4 मेंबर देखने को मिलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा 1951 में बनाया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर जो है यहाँ पर बेसिकली ये है डी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये एवरी ईयर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है, ये एवरी 5 ईयर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे अभी आप लोग देखते हैं यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन है और ये आर्टिकल 280 के तहत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक संवैधानिक बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ बनाकर आप लोग पार्लियामेंट में पास करते हैं, स्टैट्यूट के थ्रू उसको बनाते हैं, पर लेकिन ये एक संवैधानिक बॉडी है। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में कौन से नंबर का है यहाँ पर, ये 15 फाइनेंस कमीशन है जो कि एनके सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ये काम कर रहा है। ये जो रिपोर्ट सबमिट करेगा हमारी कंट्री में, ये काम करेगा यहाँ पर 2020 से लेके 25 तक 5 साल के लिए होगा। तो हर 5 साल के लिए यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। आर्टिकल 280 कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। काम क्या करता है? टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, तो कुछ भी इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें कुसुम स्कीम के बारे में। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। पहले बोला जा रहा है कि अब ये किसानों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर है और डबल फार्मर की इनकम करने के लिए बात की जा रही है 2022 तक इस स्कीम के तहत। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये जो स्कीम है यहाँ पर ये खासकर जो बैरन एग्रीकल्चर या अनप्रोडक्टिव लैंड होती है वहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि सोलर पावर प्लांट वहां पर लगाए जा सकें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। तो सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। जो सही आंसर है बेसिकली इसका ये है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ये कुसुम का मतलब होता है यहाँ पर, अगर आप लोग इसकी फुल फॉर्म जानेंगे यहाँ पर, ये कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो क्या है मतलब इसका मतलब ये है बेसिकली यहाँ पर एक तो एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा सोलर पंप लगाए जाएंगे किसानों की सहायता प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये स्कीम इसी के लिए लॉन्च की गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में इरिगेशन बहुत बड़ा रीजन है, मानसून आता है तो ही वहां पर पर्टिकुलर एरिया में सिंचाई हो पाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन बने तो इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आंसर कॉमन सेंस से भी इसका दे सकते हैं। जीपीएस यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसके बेस पर कौन सा यहाँ पर काम करता है? 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मोबाइल फोन ऑपरेटर, बैंकिंग ऑपरेटर, यहाँ पर कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। तो ये सारे काम यहाँ पर जीपीएस की हेल्प से कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या है? सही आंसर अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर बात की जाए, यानी कि जो सही आंसर है वो है डी। सारी चीजों का आज के डेट में आप लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं जीपीएस की हेल्प से। ठीक है, तो ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही हैं। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, ताकि बताइए आने वाले लेक्चर में उसको इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी इसी के साथ मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।